आज देखेंगे बिहार बोर्ड 10th क्लास इकोनॉमिक्स का चैप्टर 6 वैश्वीकरण चैप्टर से एमसीक्यू टेस्ट लगाएंगे। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन भी कह सकते हैं। तो ये चैप्टर आपका है, छठा चैप्टर आपका है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण। इस चैप्टर से आप एमसीक्यू टेस्ट लगाएंगे और टेस्ट लगाने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना नंबर कमेंट करके बताएंगे कितना नंबर आपका आ रहा है। टोटल इसमें आपका 70 प्रश्नों का सीरीज दिया गया है। तो 70 प्रश्न का एमसीक्यू आप इस टेस्ट सीरीज में लगाएंगे और अपने नंबर को कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। और बता दें कि इस चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को फुल वॉच करेंगे, लाइक तो बनता ही है, लाइक जरूर करेंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे, बेल आइकन भी दबा लेंगे, ऑल पे करके रखेंगे ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको समय से आपके मोबाइल और कंप्यूटर पर पहुंच सकेगा। चलिए शुरू करते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का अर्थ है, ध्यान से ऑप्शन को देखें। वैश्वीकरण का अर्थ है, सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, ये आपका वैश्वीकरण का अर्थ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। वैश्वीकरण को कहा जाता है, बोल के गए थे हम, वैश्वीकरण को कहा जाता है, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भूमंडलीकरण। वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण कहा जाता है और आपका ग्लोबलाइजेशन भी कहा जाता है। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कहें या भूमंडलीकरण कहें या फिर आपका वैश्वीकरण कहें, एक ही चीज है। प्रश्न नंबर 3। वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकता के बीच प्रतिस्पर्धा कम होगी या बढ़ेगी या फिर घटती बढ़ती रहेगी या फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बढ़ जाएगी। वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकता के बीच जो प्रतिस्पर्धा है यानी कंपटीशन जो है वो आपका बढ़ जाएगा जब वैश्वीकरण होगा। वैश्वीकरण का मतलब होगा आपका दुनिया के सभी देशों का अर्थव्यवस्था के बीच में कंपटीशन हो जाएगा। सभी देश एक दूसरे के साथ में आपका वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार कर सकेंगे, तो ये आपका वैश्वीकरण कहलाएगा। हालांकि इसमें मुक्त व्यापार का बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में आपका मुक्त व्यापार नहीं है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन है। और ग्लोबलाइजेशन के तहत ही आपका किसी अन्य देशों का वस्तुओं एवं सेवाओं को किसी दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है और किसी दूसरे देशों का सेवाओं एवं वस्तुओं को किसी अन्य देशों में आयात भी किया जाता है। निर्यात और आयात दोनों होता है एक देश से दूसरे देशों में वैश्वीकरण के माध्यम से ही। तो निर्यात और आयात की क्रिया जो आपका है एक दूसरे देशों के बीच सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का ये वैश्वीकरण ही कहलाता है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। बिहार के किस उद्योग को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है? बिहार के किस उद्योग को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पर्यटन। बिहार के पर्यटन उद्योग को सबसे ज्यादा प्रोत्साहन मिला है वैश्वीकरण से। वैश्वीकरण के होने से आपका बिहार के पर्यटन उद्योग को सबसे ज्यादा प्रोत्साहन मिला है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, इनमें से क्या वैश्वीकरण का दोष नहीं है? वैश्वीकरण का दोष इनमें से क्या नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उद्यमियों को प्रोत्साहन। ये वैश्वीकरण का दोष नहीं है। बाकी आपका सभी वैश्वीकरण का दोष है सामाजिक कल्याण की उपेक्षा, एक अधिकार में वृद्धि, आर्थिक असमानता में वृद्धि, ये सारे आपका वैश्वीकरण का दोष है। उद्यमियों को प्रोत्साहन ये आपका वैश्वीकरण का दोष नहीं है। उद्यमियों को तो प्रोत्साहित तो किया ही जाता है वैश्वीकरण में। उद्यमियों को जब प्रोत्साहित करेंगे तब तो आपका विभिन्न कंपनियों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में कंपटीशन होगा। प्रश्न नंबर 6। वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक हैं। वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, उपयुक्त सभी आपका वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक हैं। प्रतिस्पर्धा भी है, उदारवादी नीतियां भी है और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के अनुभव, ये सारे आपका प्रोत्साहित करने वाले कारक हैं वैश्वीकरण को यानी भूमंडलीकरण को। प्रश्न नंबर 7। वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता या उद्देश्य है? वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता या उद्देश्य, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, पूंजी का मुक्त प्रवाह और प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह, यानी प्रौद्योगिकी का भी आपका मुक्त प्रवाह है। वस्तुओं और पूंजी का मुक्त प्रवाह वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य है, यानी विशेषता है, प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह। प्रश्न नंबर 8। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नियंत्रित अर्थव्यवस्था को नई आर्थिक नीति में आपका सम्मिलित नहीं किया गया। बाकी आपका उदारीकरण, वैश्वीकरण और आपका निजीकरण ये तीनों को आपका शामिल किया गया है नई आर्थिक नीति में। नई आर्थिक नीति 1991 में आया था, जुलाई 1991 में नई आर्थिक नीति आया है। तब से आपका ये तीनों को शामिल किया गया नई आर्थिक नीति के अंतर्गत, निजीकरण को, उदारीकरण को और वैश्वीकरण को। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 है, वैश्वीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया है? वैश्वीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव देखा गया है। प्रश्न नंबर 10, भारत में स्थित कॉल सेंटर किस उद्देश्य से कार्यरत रहते हैं?
सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ग्राहक सेवा के लिए। भारत में स्थित कॉल सेंटर जो है वो ग्राहक सेवा के लिए कार्य करते हैं, ग्राहकों को सेवा करते हैं। किसी प्रकार का प्रॉब्लम जब होता है तो जैसे कोई भी वस्तु या सेवा ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो जाता है, किसी वस्तु से संबंधित अगर प्रॉब्लम हो जाता है खरीदने के बाद, तो उसके बारे में सोल्यूशन आपका कॉल सेंटर में कॉल करके ही आपका प्राप्त करते हैं। तो कॉल सेंटर ग्राहकों को सेवा करता है। किसी प्रकार की जानकारी अगर प्राप्त करना है वस्तु एवं सेवा से संबंधित, तो आप कॉल सेंटर में कॉल लगा सकते हैं। हर एक वस्तु पे आपका नंबर दिया होता है कॉल सेंटर का। प्रश्न नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के एकीकरण को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के एकीकरण को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वैश्वीकरण। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का एकीकरण जब होता है, दुनिया के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का, विभिन्न देशों के बाजारों का जब एकीकरण होता है, सब एक मंच पर आकर के काम करते हैं, तो यही आपका वैश्वीकरण कहलाता है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। प्रश्न नंबर 12, विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? विश्व व्यापार संगठन, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 164। विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 164 है, जिसे विश्व व्यापार संगठन को शॉर्ट में WTO बोलते हैं। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1995 को आपका WTO का स्थापना किया गया था। हालांकि WTO का पहले जो पूर्व नाम है वो आपका गैट है, यानी गैट से ही आपका WTO नाम चेंज किया गया। यानी गैट पहले था, गैट के नाम से चलती थी विश्व व्यापार संगठन, और अभी वर्तमान में WTO के नाम से चल रहा है, जो 1 जनवरी 1995 को आपका गैट का नाम बदल करके WTO किया गया था। प्रश्न नंबर 13, व्यापार पूंजी तकनीक एवं सूचना के प्रवाह से प्रोत्साहन मिलता है। व्यापार पूंजी तकनीक एवं सूचना के प्रवाह से प्रोत्साहन मिलता है। किसको प्रोत्साहन मिलता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वैश्वीकरण को। व्यापार पूंजी और तकनीक एवं सूचना के प्रवाह से वैश्वीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। प्रश्न नंबर 14, आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ? आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति यानी नई आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ? अभी बोल के गए थे। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जुलाई 1991 में। प्रश्न नंबर 15, देश का कितना प्रतिशत जनसंख्या मूलभूत सुविधाओं से वंचित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 85% जनसंख्या जो है वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। भारत का जनसंख्या का 85% हिस्सा मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। प्रश्न नंबर 16, संयुक्त पूंजी वाले कंपनी में पूंजी का कितना प्रतिशत भाग सरकार के पास होता है? संयुक्त पूंजी वाले कंपनी में पूंजी का कितना प्रतिशत भाग सरकार का होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 51%। संयुक्त पूंजी वाले कंपनी में पूंजी का 51% हिस्सा जो है वो सरकार के पास होता है। प्रश्न नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करता है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 18, सन 2009 तक विश्व की वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल विदेशी व्यापार में भारत का अंश कितना प्रतिशत था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिर्फ 2%। 2009 तक के आपका विश्व के वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल विदेशी व्यापार में भारत का अंश जो था मात्र 2% था। प्रश्न नंबर 19, जब एक विशालकाय भवन को बाजार के रूप में बदल दिया जाता है तो वह क्या कहलाता है? जब एक विशालकाय भवन को बाजार के रूप में बदल दिया जाता है तो वह क्या कहलाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शॉपिंग मॉल कहलाता है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस राज्य में आधार संरचना के कारण वैश्वीकरण का प्रभाव कम है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बिहार। बिहार में आधार संरचना के कारण आपका वैश्वीकरण का प्रभाव कम पड़ा है, यानी कम है वैश्वीकरण का प्रभाव बिहार में। प्रश्न नंबर 21, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1991 में। प्रश्न नंबर 22, किस अर्थशास्त्री ने उदार आर्थिक नीति का समर्थन किया था? उदार आर्थिक नीति का समर्थन करने वाले अर्थशास्त्री कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एडम स्मिथ। प्रश्न नंबर 23, उदारीकरण का तात्पर्य क्या है? उदारीकरण का तात्पर्य, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, निजी क्षेत्र के उद्योगों का विस्तार। उदारीकरण का तात्पर्य है निजी क्षेत्र के उद्योगों का विस्तार। निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर कोई आपका निजी क्षेत्र कहा जाता है। निजी क्षेत्र के उद्योग का, इंडस्ट्री का, कंपनियों का अगर विस्तार होता है तो आपका उदारीकरण कहलाता है। प्रश्न नंबर 24, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यानी सैमसंग भी है, फोर्ड मोटर भी है और कोको कोला भी। ये सभी जो है आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यानी बहुराष्ट्रीय निगम है, निगम या कंपनी है। क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी वैसी कंपनी होती है जो एक से अधिक देशों में अपने
संयंत्र को यानी फैक्ट्री को लगा करके रखते हैं, एक से अधिक देशों में अपने कारखाना स्थापित करके रखते हैं और सभी कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक आपका मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल से के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इंजन होता है, व्हील होता है, फिर आपका ऊपर का बॉडी होता है। तो ये सारे आपका सामग्री यानी पार्ट्स हैं मोटरसाइकिल का। तो किसी पार्ट को मान लेते हैं कि अमेरिका की कंपनी में आपका बना रहा है, किसी पार्ट को आपका जापान की कंपनी में बना रहा है, किसी पार्ट्स को आपका इंग्लैंड की कंपनी में बना रहा है, और सभी पार्ट्स को ला करके किसी दूसरे देश की कंपनी, मान लेते हैं रूस की कंपनी में, फैक्ट्री में ये सारे पार्ट्स को ला करके जोड़ दे रहा है, जोड़ करके मोटरसाइकिल को तैयार कर रहा है। तो इस प्रकार से अलग अलग देशों में एक ही कंपनी के जो कारखाना है, संयंत्र हैं, वो काम कर रही है। तो ऐसे कंपनी ही आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी या बहुराष्ट्रीय निगम कहलाती है। मल्टीनेशनल कंपनी भी इसको कह सकते हैं इंग्लिश में, मल्टीनेशनल कंपनी। तो आपका सैमसंग भी है, फोर्ड मोटर भी है, कोको कोला भी है, होंडा भी आपका आता है इसके अंतर्गत, बाइक निर्माता कंपनी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी पार्ले जो है ये आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। प्रश्न नंबर 26, हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बन गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु जो है, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु ये आपका सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र है, यानी सूचना प्रौद्योगिकी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब है। प्रश्न नंबर 27, बिहार में कितना प्रतिशत निवेश में वृद्धि हुई है? बिहार में कितना प्रतिशत निवेश में वृद्धि हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन ए, 147%। प्रश्न नंबर 28, नई आर्थिक नीति के घटक हैं? नई आर्थिक नीति के घटक, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये आपका आर्थिक नीति यानी नई आर्थिक नीति का घटक है। निजीकरण को प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन, वैश्वीकरण को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, और उदारीकरण को लिबरलाइजेशन कहते हैं। इस प्रकार से इसको उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एलपीजी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों आपका एलपीजी कहलाता है। प्रश्न नंबर 29, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका, ध्यान से ऑप्शन को देखें। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नए कारखानों की स्थापना, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना और स्थानीय कंपनियों से साझेदारी कर लेना, ये आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा दूसरे देशों में निवेश का एक सामान्य तरीका है। कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी दूसरे देशों में अगर निवेश करना चाहती है तो उस दूसरे देश के जो स्थानीय कंपनी है उसको खरीद करके भी आपका निवेश कर सकता है। कुछ हिस्सा भी खरीद सकता है, पूरी तरीके से खरीद सकता है। स्थानीय कंपनियों में कुछ हिस्सा खरीदेगा तो साझेदारी हो जाएगा, पूरी तरीके से खरीद लेगा तो उसके अपना कंपनी हो जाएगा। अगर किसी दूसरे देश की कंपनी को खरीदा है तो उसका अपना निवेश हो जाएगा, और नए कारखानों को भी स्थापित कर सकता है, शुरुआत कर सकता है नए कंपनी को स्थापित करके। तो आपका मल्टी नेशनल जो कंपनी है वो दूसरे देशों में निवेश करना चाहती है, तो ये आपका सामान्य तरीका है निवेश करने का। प्रश्न नंबर 30, पार्ले ग्रुप के थम्सअप नामक ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? पार्ले ग्रुप के थम्सअप नामक जो ब्रांड है इसको किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कोको कोला ने खरीद लिया है। प्रश्न नंबर 31, इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ये आपका डाबर जो है वो भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इंडियन मल्टी नेशनल कंपनी है। और डाबर ही सिर्फ नहीं है, इसके अलावा आपका टाटा भी है, टाटा मोटर्स, महिंद्रा भी है, महिंद्रा ये भी आपका है भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी। फिर आपका एसबीआई बैंक जो है ये भी आपका कंपनी है, बहुराष्ट्रीय है, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। विप्रो है, विप्रो, तो ये सारे आपका भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, और भी हैं, बहुत सारे हैं। ये इंपॉर्टेंट जो आपका था बता दिए हैं। प्रश्न नंबर 32, पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व है? पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व किसका है, यानी किस देश का? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व आपका अमेरिका का है। प्रश्न नंबर 33, निजीकरण का क्या तात्पर्य है? निजीकरण का क्या तात्पर्य है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को निजी क्षेत्र के साथ हस्तांतरित करना, निजी क्षेत्रों के, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को निजी क्षेत्र के उद्योगों के हाथ में हस्तांतरित करना ही आपका निजीकरण कहलाता है। यानी सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनी को या सार्वजनिक क्षेत्र का कोई भी आपका सरकारी सेक्टर का कंपनी है तो उसको अगर निजी क्षेत्र के किसी व्यक्ति को अगर दे दिया जाता है, उसके हाथ में सारे नियंत्रण को, कंट्रोल करने के पावर को सौंप दिया जाता है, तो आपका निजीकरण कहलाता है। प्रश्न नंबर 34, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, टाटा। ये भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है लेकिन ये विदेशी ब्रांड नहीं है, भारत का अपना है टाटा, टाटा मोटर्स, टाटा टिस्को, ये अपना भारत का है, तो विदेशी ब्रांड ये नहीं है। बाकी आपका टोयोटो, हुंडई, फोर्ड, ये सारे आपका विदेशी ब्रांड है।
प्रश्न नंबर 35, वैश्विक गांव किस युग की अवधारणा है? वैश्विक गांव किस युग की अवधारणा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आधुनिक युग का। वैश्विक गांव आधुनिक युग का अवधारणा है। आधुनिक युग यानी वर्तमान जो समय है वो आधुनिक समय है। प्रश्न नंबर 36, इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? रिपीट हो रहा है प्रश्न, इसके पहले भी आ चुका है, ऑप्शन चेंज है सिर्फ। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, टाटा। ये बताए गए थे, टाटा आपका भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसके अलावा और भी बताए थे, विप्रो है, एसबीआई है, महिंद्रा है। प्रश्न नंबर 37, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 4। वैश्वीकरण के 4 मुख्य अंग हैं। प्रश्न नंबर 38, ग्राहक देखभाल के सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है। पिछले प्रश्नों से आप लोग सीखे होंगे, इसका जवाब दे सकते हैं। मिलता जुलता हुआ लगभग क्वेश्चन है, टेक्निकल अंतर है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कॉल सेंटर। ग्राहक सेवा के लिए यानी ग्राहक देखभाल सेवा के लिए आपका प्रयोग किया जाता है कॉल सेंटर का। प्रश्न नंबर 39, दूरसंचार सुविधा नहीं है। दूरसंचार सुविधा नहीं है, इनमें से कौन नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संवाद। संवाद का मतलब होता है बातचीत करना, बातचीत। तो आपका दूरसंचार की सुविधा नहीं है, ये तो आपका बातचीत करना होता है। लेकिन आपका टेलीफोन जो है, फैक्स जो है, मोबाइल फोन है, ये सारे आपका दूरसंचार की सुविधा है। इंटरनेट है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ये सारे आपका दूरसंचार की सुविधा है। फिर आपका प्रिंट मीडिया है, न्यूज़पेपर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40 है, व्यापार अवरोधक का उपयोग किया जाता है। व्यापार अवरोधक का उपयोग किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विकास के लिए। व्यापार अवरोधक का उपयोग विकास के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 41 है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे शामिल किया गया है? रिपीट हो रहा है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों को आपका एलपीजी इसको शॉर्ट में कहते हैं, ये तीनों को शामिल किया गया नई आर्थिक नीति में। मिलता जुलता हुआ आपका प्रश्न है, हल्का फुल्का चेंज है, टेक्निकल अंतर। प्रश्न नंबर 42, उदारीकरण का तात्पर्य है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था की शक्ति। अर्थव्यवस्था की शक्ति ही आपका उदारीकरण कहलाता है। और उदारीकरण में निजी क्षेत्र का विस्तार किया जाता है, निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाता है। अर्थव्यवस्था में शक्ति निजी क्षेत्र को दे दिया जाता है, तो उदारीकरण कहलाता है। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन व्यापार अवरोधक है? व्यापार अवरोधक, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आयात कर और निर्यात कर, ये दोनों जो आपका है व्यापार अवरोधक है। व्यापार में बाधा डालता है। अगर कोई व्यापार कर रहा है, ट्रेड बिजनेस कर रहा है, तो आयात कर अगर लगता है और निर्यात कर लगता है, एक्सपोर्ट टैक्स और इंपोर्ट टैक्स, तो आपका अवरोधक साबित हो जाता है व्यापार में। व्यापार अवरोधक ये दोनों आपका है। प्रश्न नंबर 44, जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार की प्रतिशत है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 51.3% जनसंख्या वितरण के आधार पर वंचित परिवार है। 51.3% जनसंख्या वितरण के आधार पर वंचित परिवार 51.3% है। प्रश्न नंबर 45, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? ये भी आपका रिपीट हो रहा है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पर्यटन उद्योग को। प्रश्न नंबर 46, वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच में आयात में और निर्यात में दोनों में वृद्धि हुआ है। प्रश्न नंबर 47, राज्य नियंत्रित उद्योगों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सार्वजनिक उपक्रम भी कहा जाता है, लोक उपक्रम भी कहा जाता है और राजकीय उपक्रम भी कहा जाता है, जो राज्य नियंत्रित उद्योग होते हैं। यानी सरकार के हैंड में जो आपका उद्योग होता है, सरकार के अंडर में होता है, यानी सरकारी आपका कंपनियां होती है, सरकारी उद्योग होते हैं, तो उस उद्योग को राज्य नियंत्रित उद्योग कहा जाता है। और इसे आपका सार्वजनिक उपक्रम भी कहते हैं, लोक उपक्रम भी और राजकीय उपक्रम भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 48, वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, उत्पादक और उपभोक्ता। निर्माण करने वाले जिसको बोलते हैं उत्पादक, निर्माता इसको कह सकते हैं। उत्पादक यानी निर्माता, पैदा करने वाला, उपभोक्ता मतलब खर्च करने वाला, ये दोनों आपका लाभान्वित होते हैं वैश्वीकरण से। क्योंकि जब वैश्वीकरण होता है तो विभिन्न देशों के कंपनियों के बीच में कंपटीशन बढ़ जाता है। कंपटीशन बढ़ जाता है तो हर एक कंपनियां अगर चाहती है कि हम अपने सामान को कम लागत में तैयार करें और अच्छा क्वालिटी वाला तैयार करें, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है वैश्वीकरण के होने से। और ऐसी स्थिति में उत्पादक लाभान्वित होते हैं, कोशिश करते हैं कि अच्छे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कम लागत का वस्तु का, अच्छा गुणवत्ता वाला वस्तु का निर्माण करें। और कंपटीशन जब बढ़ता है तो उपभोक्ता को तरह तरह के सामान उपलब्ध होते रहते हैं, कम कीमत वाले भी,
कंपटीशन बढ़ने की वजह से उपभोक्ता को कम कीमत में भी आपका किसी वस्तु एवं सेवा को खरीदने का अवसर मिल जाता है। तो इस प्रकार से दोनों को लाभ पहुंचता है, उत्पादक को भी और उपभोक्ता को भी। प्रश्न नंबर 49 है, भारत में राजनियंत्रित उद्योग के उदाहरण है। राजनियंत्रित उद्योग के उदाहरण इनमें से कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। राजनियंत्रित उद्योग हैं यानी कि सरकारी उद्योग हैं, डाक विभाग, रेलवे और सुरक्षा उद्योग। बम बारूद गोली ये सब बनाने वाला जो उद्योग है सुरक्षा उद्योग। प्रश्न नंबर 50, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1995 में। 1 जनवरी 1995 को WTO का स्थापना हुआ है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न नंबर 51, वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बढ़ जाएगी। वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच, निर्माताओं के बीच प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 52, वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है? भारत को क्या लाभ होने की संभावना है वैश्वीकरण से? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये सभी। कुशलता में वृद्धि होगा, रोजगार के अवसर में वृद्धि होगा, उत्पादकता में वृद्धि होगी वैश्वीकरण आने से, वैश्वीकरण से भारत को। और हुआ भी है। प्रश्न नंबर 53, वैश्वीकरण से किसके जीवन स्तर में सुधार हुआ है? वैश्वीकरण से किसके जीवन स्तर में सुधार हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संपन्न वर्ग के लोगों को। वैश्वीकरण से आपका संपन्न वर्ग के लोगों को जीवन स्तर में सुधार हुआ है। हालांकि संपन्न वर्ग के तो हुआ ही है, इसके अलावा आपका कुछ अन्य लोगों को भी जीवन स्तर में सुधार आया है। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको शॉर्ट में IMF भी कहते हैं, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक और आपका विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, ये तीनों जो आपका है संस्था वो वैश्वीकरण के विस्तार में सहायता किया है। प्रश्न नंबर 55, वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास जो है प्रोत्साहित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। प्रश्न नंबर 56, बाजार का व्यापक विस्तार अब हो गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पूरी दुनिया में बाजार का व्यापक विस्तार अब पूरी दुनिया में हो गया है। प्रश्न नंबर 57, मॉल उपलब्ध कराती है वस्तुओं को। सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी ग, एक ही स्थान पर मॉल जो है वस्तुओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराती है। प्रश्न नंबर 58, वैश्वीकरण से देश एक दूसरे से हुए हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, करीब। वैश्वीकरण से एक देश एक दूसरे से करीब हो गए हैं व्यापार के माध्यम से। प्रश्न नंबर 59, उदारीकरण हटाती है प्रतिबंधों को। कहां से हटाती है प्रतिबंधों को उदारीकरण? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों यानी कोटा से, परमिट से और लाइसेंस से हटा देती है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। प्रश्न नंबर 60, निम्नांकित निवेश नहीं है। निम्नांकित में से कौन निवेश नहीं है? निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिजली बिल। ये आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो आप उपयोग करते हैं बिजली को, तो उसके बदले में आप बिल जमा करते हैं, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि वो जो पूंजी लगा करके हम किसी कार्य को किए या किसी वस्तु एवं सेवाओं को खरीदे हैं, तो उससे आने वाले समय में उससे फायदा होगा और उसका कीमत में वृद्धि होगा, लाभ होगा। तो वैसे निवेश किया गया पैसा को, इन्वेस्ट किया गया पैसा को आपका निवेश कहा जाता है। तो भूमि आपका है, भूमि आप खरीद करके आप पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दिए, आगे आने वाले समय में उसका कीमत बढ़ सकता है। भवन में भी ऐसा ही हो सकता है, मशीन में भी हो सकता है। मशीन में आप निवेश करके मशीन से आप किसी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं और उससे पैसा कमा सकते हैं। तो ये सारे आपका इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपका बिजली बिल इन्वेस्टमेंट नहीं है, निवेश नहीं है। प्रश्न नंबर 61, विदेशी निवेश का उद्देश्य होता है। विदेशी निवेश का उद्देश्य होता है, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लाभ। विदेशी निवेश का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। प्रश्न नंबर 62, प्रौद्योगिकीकरण के विकास ने वैश्वीकरण की गति को किया। प्रौद्योगिकीकरण के विकास ने वैश्वीकरण की गति को क्या किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तेज कर दिया है वैश्वीकरण की गति को। प्रौद्योगिकीकरण की बातें करें तो प्रौद्योगिकीकरण का मतलब तरह तरह के कल कारखाने, संयंत्र को स्थापित करना, ये आपका प्रौद्योगिकीकरण कहलाता है। तरह तरह की इंडस्ट्री को स्थापित करना। प्रश्न नंबर 63 है, WTO का विस्तारित रूप है। WTO का विस्तारित रूप, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का विस्तारित रूप है। प्रश्न नंबर 64, वैश्वीकरण का एक दौर आज के पहले आया था। वैश्वीकरण का एक दौर आया था आज के पहले, कब आया था? सही जवाब होगा ऑप्शन का यानी ए, 1870 से 1914 ईस्वी के बीच में।
प्रश्न नंबर 65, शेयर बाजार की नियामक संस्था है। शेयर बाजार की नियामक संस्था, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्टॉक एक्सचेंज। इस शेयर बाजार का नियामक संस्था है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 66, भारत की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने किया था? भारत की नई आर्थिक नीति का घोषणा जो 1991 में किस प्रधानमंत्री ने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्होंने आपका नई आर्थिक नीति का घोषणा किया था। प्रश्न नंबर 67, वैश्वीकरण के सहचर के रूप में निम्नलिखित में से क्या नहीं आया है? वैश्वीकरण के सहचर के रूप में निम्न में से कौन नहीं आया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आयात निर्यात नियंत्रण। और बता दें कि सीरीज में शामिल सारे जो प्रश्न हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है, अति संभावित प्रश्न है, जो बिहार बोर्ड 10th एग्जाम में पूछने की काफ़ी संभावना बनी रहती है। इसलिए ध्यान से इसको देखें और कॉपी पेन लेकर के बैठे, कुछ बातों को नोट भी कर लें और 2 से 3 बार अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो सारा प्रश्न और आंसर आपको याद हो जाएगा। इस प्रकार से देखने का कार्य करें, 2 से 3 बार देखें, आपको सभी प्रश्न का जवाब याद हो जाएगा। एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला फिर है। प्रश्न नंबर 68, भारत सरकार ने निजीकरण की नीति अपनाई। निजीकरण की नीति कब अपनाया है? प्राइवेटाइजेशन का नीति। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी क्या 1991 में भारत सरकार ने 1991 में ही आपका निजीकरण की नीति अपनाई है। प्रश्न नंबर 69, विकसित राष्ट्र श्रम के निर्बाध प्रवाह में उत्पन्न कर रहे हैं। विकसित राष्ट्र श्रम के निर्बाध प्रवाह में उत्पन्न कर रहे हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी बाधा। विकसित राष्ट्र जो है, विकसित देश, वो श्रम के निर्बाध प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। श्रम का मतलब होता है मेहनत, लेबर। प्रश्न नंबर 70, बहुराष्ट्रीय कंपनी काफी हद तक अपनी लागत मूल्य में लाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी काफी हद तक अपनी लागत मूल्य में लाती है। बोल कर गए थे, ध्यान से अगर सुने होंगे तो इस प्रश्न का भी आप जवाब दे पाएंगे। सही सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कमी। बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है, मल्टीनेशनल कंपनी, वो काफी हद तक अपने वस्तुओं के लागत मूल्य में कमी लाती है। ये आपका लास्ट प्रश्न था इस सीरीज का।